देखिए यहाँ पर है, इट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। मीन्स इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है। यस। ठीक है। और इसके साथ में आगे देखिए, इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम सेंचुरीज एंड हैज फाउंड अ ग्रेट प्ले इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। इंग्लिश जो है लगभग हर कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो सेंचुरीज से ये इंग्लिश को बोलते चले आए हैं, है ना। द प्रीफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश एट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस एंड अक्रॉस द यूरोपियन कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, है ना, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर इंग्लिश को एक प्रीफर्ड लैंग्वेज मतलब इंग्लिश को एक पहली लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। इंग्लिश में नॉट बी द ऑफिशियल और सेकंड लैंग्वेज इन ऑल यूरोपियन कंट्रीज, बट देयर इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक यूरोपियन कंट्रीज में एक ऑफिशियल या सेकंड लैंग्वेज के रूप में नहीं हो सकती है ना, लेकिन इसको जो है एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, मीन स्वीकार किया जाता है। सम कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूके इंग्लैंड को कहते हैं, एंड यूएस अमेरिका आर इंग्लिश डोमिनेंट। मतलब कुछ कंट्रीज जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये सब इंग्लिश डोमिनेंट है, मतलब इन सब में इंग्लिश को सबसे पहले जोर दिया जाता है, पहले प्राथमिकता दी जाती है बहुत ज़्यादा। एंड ऑल द मार्केटिंग इज डन थ्रू इंग्लिश, और सारे मार्केटिंग इंग्लिश के ही थ्रू किया जाता है ना। इंग्लिश कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाता है। इट इज मैंडेटरी फॉर ग्रोइंग बिजनेस, और इंग्लिश जो है बिजनेस को ग्रो करने के लिए मैंडेटरी है, मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो बिना इंग्लिश के काम होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर ये लिखा है थीसिस, थीसिस है ना। थीसिस, थीसिस इज अ लॉन्ग एकेडमिक पेपर एज अ फाइनल प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर ऑब्टेनिंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री। देखिए थीसिस जो है एक लॉन्ग एकेडमिक पेपर होता है जिसको एक फाइनल प्रोजेक्ट के रूप में प्रिपेयर किया जाता है और यूनिवर्सिटी डिग्री को प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी में सबमिट किया जाता है। फॉर थीसिस, थीसिस के लिए यू हैव टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, यहाँ द रहेगा, THE रहना चाहिए, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। थीसिस के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ थीसिस इज टू फुलफिल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। मीन्स थीसिस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, टू फुलफिल वो पूरा करना है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। क्लियर है। अब देखिए इन थीसिस, थीसिस में क्या होता है, इन थीसिस सुपरवाइजर इज प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी। थीसिस में यूनिवर्सिटी के द्वारा सुपरवाइजर को प्रोवाइड किया जाता है, सुपरवाइजर एक दिया जाता है कि हाँ ठीक है। थीसिस इज रिव्यूड बाय कमिटी, और थीसिस को कमिटी के द्वारा रिव्यू किया जाता है, कमिटी मेंबर्स के द्वारा, एंड दीज सुपरवाइजर्स, और इन सुपरवाइजर्स के द्वारा। थीसिस इज अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, यूजुअली नो वर्ड्स लिमिट। देखिए थीसिस जो होता है एक लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वर्ड्स का लिमिट नहीं होता है। थीसिस इज कंप्राइज्ड ऑफ चैप्टर्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स। थीसिस जो होता है चैप्टर्स और टेबल ऑफ कंटेंट से कंप्राइज होता है, बना होता है। ऑल फाइंडिंग्स आर प्रेजेंटेड इन थीसिस, जो भी चीजें प्राप्त की जाती हैं सारी फाइंडिंग्स को थीसिस में प्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है डिजर्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिजर्टेशन। अ डिजर्टेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिजर्टेयर विच मीन्स टू डायलेट। जो डिजर्टेशन होता है वो लैटिन वर्ड से बना होता है, लैटिन वर्ड डिजर्टेयर से बना है। डिजर्टेयर मीन्स टू डायलेट, मीन्स फैलाना। अ डिजर्टेशन इज अ डॉक्यूमेंट्स
submitted in support of candidature for an academic degree or professional qualification presenting the author's research and findings। देखिए जो डिजर्टेशन होता है, ठीक, डिजर्टेशन एक डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जिसको जो है एक एकेडमिक डिग्री के लिए कैंडिडेचर के सपोर्ट में जो यूनिवर्सिटी में सबमिट किया जाता है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस प्रेजेंटिंग द ऑथर्स रिसर्च एंड फाइंडिंग्स, या जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो कि ऑथर्स के रिसर्च या फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करता है। इन इंडिया ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन courses such as MA, MCom, MSc with exception of MPhil, भारत में पोस्ट ग्रेजुएशन के पूरा करने के दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के दौरान, है ना, कई सारे कोर्सेज जैसे कि MA, MCom, MSc, है ना, MPhil को छोड़कर बाकी सब में भी नीड टू सबमिट, हमें सबमिट करने की नीड होती है। क्या सबमिट करने की नीड होती है? डिजर्टेशन एंड प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट आ वर्किंग मॉडल ऑफ एन इनोवेशन, प्रोजेक्ट जो होता है किसी इनोवेशन का एक वर्किंग मॉडल होता है। अब यहाँ देखिए, द रिसर्च वर्क शोन इन द डिजर्टेशन शुड बी ओरिजिनल, डिजर्टेशन में जो रिसर्च वर्क दिखाया जाता है शुड बी ओरिजिनल, वो क्या होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए। हियर द ओरिजिनलिटी डज नॉट मीन दैट द रिसर्च हैज नॉट डन बिफोर, यहाँ ओरिजिनलिटी का मतलब ये नहीं कि रिसर्च इसके पहले ही ना कभी ना किया गया हो, बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द, बल्कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट हैज बीन कैरीड बाय यू, कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया हो वो तुम्हारे द्वारा किया गया हो, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन योर रिजल्ट, और ये तुम्हारे रिजल्ट पर बेस्ड होना चाहिए, एंड मेथडोलॉजी यू रिपोर्ट ऑन योर डिजर्टेशन, और आपको अपना सारा रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट या मेथडोलॉजी पर बेस्ड होना चाहिए जो भी आप डिजर्टेशन के लिए रिपोर्ट देते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब देखिए इंपॉर्टेंट से बना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द स्टूडेंट्स शुड अवॉइड कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, है ना, इन्फ्रिंगमेंट। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि स्टूडेंट्स को कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट को अवॉइड करना चाहिए। दे कैन नॉट कॉपी द वर्क्स फ्रॉम अदर्स, वो जो है किसी दूसरे, है ना, वर्क से कॉपी नहीं कर सकते हैं। सो दे शुड बी केयरफुल, इसलिए वो उन्हें केयरफुल रहना चाहिए वाइल क्रिएटिंग अ डिजर्टेशन, जब वो डिजर्टेशन बना रहे हों तो। इफ द स्टूडेंट्स इज नीडेड टू कॉपी सम स्टूडेंट्स रिजल्ट, अगर किसी स्टूडेंट्स को कॉपी करने की नीड है तो रिजल्ट्स और फैक्ट्स, देन ही और सी नीड टू स्पेसिफाई एज देयर रेफरेंस, तो उसको कुछ लिख कर उसके रेफरेंस के साथ में दिखाना होगा। अब लेंथ ऑफ डिजर्टेशन, डिजर्टेशन की लेंथ बोलते रहते हो ना, लेंथ कितनी लंबाई होनी चाहिए, है ना। इफ ईच पेज हैज 1500 वर्ड्स अप्रॉक्स, अगर एक पेज में 1500 शब्द आता है तो अंडर ग्रेजुएट के लिए डिजर्टेशन की लंबाई, डिजर्टेशन कितने पेज का होना चाहिए? 40 से 45 पेज का, और 65,000 to 70,000 वर्ड्स, मतलब 65,000 से 70,000 वर्ड्स लिखना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 60 से 70 पेजेज, और जहां 90,000 से 1,00,000 वर्ड्स लिखना होगा। पीएचडी के लिए 90 से 130 पेज का डिजर्टेशन बनाना होगा, और 1,35,000 से 2,00,000 वर्ड्स लिखना होगा। डिजर्टेशन एंड थीसिस आर यूज्ड इंटरचेंजेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिजर्टेशन और थीसिस जो होते हैं इनको, ये जो है वर्ल्ड में इंटरचेंजेबल के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे देखो यूएस मीन्स अमेरिका, अमेरिका में थीसिस यूजी और पीजी कोर्स के लिए बनाना पड़ता है, डिजर्टेशन डॉक्टरेट डिग्री के लिए डिजर्टेशन बनाना पड़ता है। यूके मतलब इंग्लैंड, याद रखो, यूनाइटेड किंगडम यूके, इंग्लैंड में डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी के लिए थीसिस बनाना पड़ता है, और बैचलर डिग्री और पीजी डिग्री के लिए डिजर्टेशन बनाना पड़ता है। इंडिया में पीजी डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री एमफिल को छोड़कर
थीसिस बनाना पड़ता है अंडर ग्रेजुएट, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है डिजर्टेशन बनाना पड़ता है एमफिल को छोड़कर। ठीक है, अब यहां पर देखिए डिफरेंस, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिजर्टेशन एंड थीसिस। डिजर्टेशन और ये क्या है, थीसिस। डिजर्टेशन नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बैचलर्स डिग्री सच एज बीए, बीकॉम, बीएससी एटसेट्रा। डिजर्टेशन बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए बनाना पड़ता है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जैसे कि एमए, एमकॉम, एमएससी, इन सब के लिए डिजर्टेशन बनाना पड़ता है एमफिल को छोड़कर। थीसिस नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एमफिल एंड पीएचडी डिग्री। और थीसिस जो है वो एमफिल के पूरा करने के लिए और पीएचडी डिग्री को पूरा करने के लिए थीसिस बनाना पड़ता है। इन डिजर्टेशन द रिसर्च related content should be original, however the design and methodology related to the topic can be taken from existing research, है ना। डिजर्टेशन में रिसर्च रिलेटेड जो कंटेंट होना चाहिए ओरिजिनल होना चाहिए। इन थीसिस विद द रिसर्च रिलेटेड कंटेंट द रिसर्च डिजाइन एंड मेथडोलॉजी शुड बी यूनिक। थीसिस में जो रिसर्च डिजाइन मेथडोलॉजी यूनिक होना चाहिए। डिजर्टेशन थ्रू डिजर्टेशन द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट इज डिटरमाइंड। डिजर्टेशन के थ्रू कैंडिडेट की जो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना चाहिए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के प्रति वो होना चाहिए। और थीसिस थ्रू थीसिस द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट नॉलेज एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म इंडिपेंडेंट रिसर्च इज डिटरमाइंड, है ना। थीसिस के थ्रू स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट नॉलेज और एबिलिटी, उस चीज को जो उन्होंने बनाया उसको परफॉर्म करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द डिजर्टेशन, द लेंथ ऑफ द डिजर्टेशन इज अराउंड 100 to 150 पेजेस। डिजर्टेशन की जो लंबाई होना चाहिए 100 से 150 पेज का होना चाहिए। देयर इज नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द थीसिस बट इट कैन बी अराउंड 200 to 300 पेजेस। देखो थीसिस के लिए कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है, लेकिन थीसिस के लिए 200 से 300 पेज में लिखना चाहिए। डिजर्टेशन गिव्स द समरी ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। डिजर्टेशन जो है एक पार्टिकुलर लिटरेचर की एग्जिस्टिंग लिटरेचर की समरी देता है। थीसिस इज द प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ द गिवन हाइपोथेसिस ड्यूरिंग इंटरनल प्रेजेंटेशन। और जो थीसिस होता है वो हाइपोथेसिस, दे गए हाइपोथेसिस का एक प्रैक्टिकल प्रूफ होना चाहिए। ये क्या लिखा है, इंपायरिकल डिजर्टेशन, इंपायरिकल डिजर्टेशन। देखिए दिस टाइप ऑफ डिजर्टेशन इज बेस्ड ऑन कलेक्टिंग डेटा बाय सर्वे और थ्रू साइंटिफिक डेटा कलेक्शन मेथड्स। ये जो इंपायरिकल डिजर्टेशन, इस प्रकार का डिजर्टेशन जो होता है ये क्या होता है, ये साइंटिफिक डेटा कलेक्शन मेथड से या किसी सर्वे के द्वारा डेटा को कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना होता है। साइंटिफिक डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन, बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स इन लैब और मेकिंग 3D मॉडल्स एटसेट्रा। साइंटिफिक डेटा जो होना चाहिए उसको डिफरेंट टाइप के मेथड से कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे ऑब्जर्वेशन से, बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स करके इन लैब में एक्सपेरिमेंट करके, और मेकिंग 3D मॉडल्स या जो 3D मॉडल्स बनाकर। ड्यूरिंग हैविंग साइकोलॉजी डिग्री के दौरान, साइकोलॉजी डिग्री लेने के दौरान यू कैन कलेक्ट योर इंफॉर्मेशन इन न्यूमरस वेज। आप कई तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, लाइक फ्रॉम आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस टू कंडक्टिंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यू, जैसे कई सारे क्वेश्चंस पूछ कर। और द डेटा फॉर द डिजर्टेशन इन लाइफ साइंसेस डिग्री कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेबोरेटरी बेस्ड वर्क। या जो है डिजर्टेशन के लिए जो डेटा होता है वो लाइफ साइंसेस डिग्री में अप्लाई किया जा सकता है,
लेबोरेटरी बेस्ड वर्क से वो मिलना चाहिए, उसे प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या, नॉन एम्पायरिकल डिजर्टेशन, नॉन एम्पायरिकल डिजर्टेशन। दिस टाइप ऑफ डिजर्टेशन इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग रिसर्च। इस टाइप का डिजर्टेशन ये एग्जिस्टिंग रिसर्च पर बेस्ड होता है। हियर नो ओरिजिनल डेटा इज बीइंग एडेड, यहाँ पर कोई ओरिजिनल डेटा ऐड नहीं किया जाता है। बट यू नीड टू क्रिटिकली एनालाइज द एग्जिस्टिंग वर्क्स, लेकिन आपको यहाँ क्रिटिकल रूप से एग्जिस्टिंग वर्क को एनालाइज करने की नीड होती है, आवश्यकता होती है। प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स, और आपको अपना आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करना होगा। एंड नॉलेज एंड जजमेंट टू इट, और जो है नॉलेज और जजमेंट भी देना होगा। प्रोबेबली यू नीड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन लेबोरेटरी, और प्रोबेबली रूप से आपको लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, मतलब देना होगा। यू नीड टू डू इन डेप्थ स्टडी रिलेटेड टू योर टॉपिक, और तुम्हें अपने टॉपिक से संबंधित पढ़ाई जो है बहुत गहराई से करनी होगी, है ना, करनी पड़ेगी। इट्स मोस्टली बीइंग डन इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, ये ऐसा जो है जनरली ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट और आर्ट में होता है, जैसे एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड अ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। इंग्लिश फॉर टूरिज्म पर्पज, अब जैसे कहीं टूर के लिए जब जाते हो या जब जाया जाता है तो वहां पर उसके लिए भी इंग्लिश होती है, टूरिज्म इंग्लिश, है ना, मतलब टूर वाली इंग्लिश एक अलग होती है। तो देखिए, इंग्लिश इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म का मतलब जो देश विदेश से जो लोग टूर पर आते हैं वहां पर बातचीत करने के लिए इंग्लिश जो है एक प्राइमरी लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब टूर पर जाना तब भी आपको इंग्लिश पर कमांड होना चाहिए। प्रोफेशनल्स इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री शुड बी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज इट इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड टू देयर जॉब। ये कह रहे हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में जो प्रोफेशनल्स होता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इनमें भी एक इंग्लिश में बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड होना चाहिए, एकदम माहिर होना चाहिए, है ना। इट इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेवेंट टू देयर जॉब, क्योंकि ये जो है एक ऐसी स्किल्स हैं कि अगर आपको किसी टूरिस्ट से बात करना तब आपको किसकी हेल्प लेनी होगी, इंग्लिश की ही हेल्प लेनी होगी। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रैवलिंग, अब ये देखो ट्रैवलिंग, जो ट्रैवल करना, लोग जो ट्रैवल करते हैं बहुत तेजी से ये विकास हो रहा है ना। टूरिज्म का विकास हो रहा है, जैसे कहीं अभी जैसे यहाँ अयोध्या में बात किया जाए, राम मंदिर बन गया, अब यहाँ टूरिस्ट लोग आएंगे इसको देखने, है ना। एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब टूरिस्ट के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनसे पूछा जाए, है ना, ठीक। कैन बी डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय द इंग्लिश, इन सबको इंग्लिश के द्वारा डायरेक्टली प्रभावित किया जा सकता है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा। विच इज अ वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द इंटरनेशनल सीन टुडे, और आज जो है एक इंटरनेशनल मतलब पूरे देश में वाइडली रूप से यूज किया जाने वाला लैंग्वेज है तो वो है इंग्लिश है, ठीक। इंग्लिश फॉर टूरिज्म प्रोवाइड्स क्वालिटी सर्विस, ये टूरिज्म के लिए जो इंग्लिश होता है वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। भाई कोई टूरिस्ट है, उसको बहुत अच्छी फॉरेनर को इंग्लिश आती है तो सब लोग नहीं टिक पाएंगे ना उनके सामने, भाई समझ ही नहीं पाएंगे। यस सर, ठीक। आगे, एम्प्लॉइज इन द टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर में जो एम्प्लॉइज, जैसे टूरिज्म सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, ठीक, आर फुली अवेयर ऑफ हाउ इसेंशियल इट इज टू स्पीक विद अ गुड कमांड ऑफ दिस टाइप ऑफ इंग्लिश इन देयर वर्क प्लेस। मतलब टूरिज्म सेक्टर में जो काम करते हैं एम्प्लॉइज, उनको इंग्लिश पर गुड कमांड होना चाहिए। जैसे टूरिज्म सेक्टर में मान लो कोई काम कर रहा है कि उनको टूरिस्ट लोग को जो है होटल में जैसे चाय पानी की व्यवस्था करवानी, तो वो जाकर इंग्लिश में पूछेंगे तभी तो, नहीं हिंदी ये पूछेंगे वो समझ ही नहीं पा रहा है, उनकी बात ये नहीं समझ पा रहा है, तो इस तरह से अपॉइंटमेंट होता है। डिफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डैन 2001, डैन के अनुसार, ये अकॉर्डिंग टू मीन्स अनुसार, देखिए वोकैबुलरी यूज्ड फॉर टूरिज्म इज स्पेशल, टूरिज्म के लिए जो वोकैबुलरी यूज की जाती है वो अलग टाइप की होती है, स्पेशल होती है। एंड कन्वेज मैसेज यूजिंग अ कन्वेंशनल सिंबल सिस्टम एंड कोड, और जो है मैसेज को सिंबल सिस्टम कोड से जो है प्रोवाइड किया जाता है, कन्वे किया जाता है। अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी हॉस्पिटैलिटी सेटिंग, ये
किसी भी हॉस्पिटैलिटी सेटिंग में जो कम्युनिकेशन टास्क है उसको परफॉर्म किया जा सकता है, सच है चेकिंग इनटू होटल, जैसे होटल में चेक करने के लिए भी, है ना, एक इंग्लिश, भाई इंग्लिश की नीड होगी। या रिक्वेस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, या टूरिस्ट इंफॉर्मेशन से जैसे कोई तुम्हें जानकारी लेना है या किसी को जानकारी देना है, इंग्लिश की जरूरत है। एंड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट होटल फैसिलिटीज, या होटल फैसिलिटीज के लिए क्वेश्चंस पूछना, तब भी इंग्लिश का हेल्प लोगे। जैसे मूवीज वगैरह में कभी होता है ना, होटल पर जाते हैं तो हेलो मैम, इज देयर एनी रूम फॉर, इस तरह से इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं ना, वही चीज होना चाहिए। ये चीज आगे देखिए, इट इज एडवाइजेबल टू डेवलप आई स्पेसिफिक करिकुलम फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंग्लिश बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं ऐसा एडवाइस किया जाता है कि टूरिज्म सेक्टर में इंग्लिश जरूरी है। कहाँ कहाँ जरूरी है? इंग्लिश फॉर फूड एंड बिवेयर सर्विसेज, जैसे खाना पानी, चाय पानी, या इन सब के लिए भी इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश फॉर एयर फ्लाइट सर्विस, जब एयर फ्लाइट सर्विस में वहां पर अलग टाइप की इंग्लिश होगी, है ना। इंग्लिश फॉर होटल सर्विस, होटल में होटल सर्विस के लिए अलग टाइप की इंग्लिश होगी। ठीक, थोड़ा सा अंतर रहता है, सब घुमा फिरा कर ये रहता है। इंग्लिश फॉर टूर मैनेजमेंट गाइड्स, टूर मैनेजमेंट गाइड्स के लिए इंग्लिश अलग होती है। जैसे गाइड का मतलब, जैसे मान लो तुम्हें अयोध्या के बारे में पूरा पता है, अयोध्या के बारे में पूरा पता है, मैं फॉरेनर हूँ, तो मैं तुमको गाइड करूंगा और तुमसे कहूंगा चलो मुझे पूरा हर एक प्लेस घुमाओ। ठीक, मुझे इंग्लिश आती है, तुम्हें हिंदी आती है, कैसे पट पाएगा? दोनों लोग का चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो यही चीज है। आगे देखिए, लेकिन इंग्लिश आती रहेगी तब तो मजा रहेगा। देखिए, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ईटीपी, इंग्लिश फॉर टूरिस्ट पर्पज कैन बी डन यूजिंग टेक्स्ट एज द लर्निंग मटेरियल। इट कैन बी अवेलेबल रिसोर्स फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कह रहे हैं ये इंग्लिश जो इतना वैल्यूएबल रिसोर्स है कि ये जो है रीडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, मतलब बात करने का तरीका, पढ़ने का, ये सब इम्प्रूव करता है। अब देखो टेक्निकल इंग्लिश, है ना, जैसे टेक्निकल एक कोर्स होता है, टेक्निकल कोर्स, जैसे टेक्निकल कोर्स में कौन सा, जैसे डिप्लोमा आ गया, पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, तो वहाँ टेक्निकल इंग्लिश यूज होती है। टेक्निकल इंग्लिश इज अ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज स्टाइल that enables accurate and efficient communication within and between industries। टेक्निकल इंग्लिश एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज स्टाइल होती है जो कि बात करने, सही सही बात करना सिखाती है, और ये जो है एफिशिएंट रूप से बात करने के लिए सिखाती है इंडस्ट्रीज के बीच में। टेक्निकल लैंग्वेज ऑफन कॉल्ड जॉर्जन, टेक्निकल लैंग्वेज को अक्सर क्या कह दिया जाता है? जॉर्गन इज द स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी यूज्ड बाय अ पार्टिकुलर प्रोफेशन, इंडस्ट्री और ग्रुप, जिसको एक पार्टिकुलर प्रोफेशन, इंडस्ट्री या ग्रुप के द्वारा यूज किया जाता है। द वर्ड्स एंड फ्रेजेज यूज्ड इन टेक्निकल लैंग्वेज एंड प्रिसाइज एंड ऑफन कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय अल्टरिंग द मीनिंग। वर्ड्स और फ्रेज जो कि टेक्निकल लैंग्वेज में जो भी शब्द यूज किए जाते हैं वो सब प्रिसाइज होते हैं, छोटे होते हैं। एंड ऑफन कैन ओनली रिप्लेस्ड बाय अल्टरिंग द मीनिंग, और जो है वो कई मीनिंग देते हैं, है ना, मीनिंग, किसी मीनिंग के रिप्लेस में। टेक्निकल लैंग्वेज प्रोवाइड सेवरल एडवांटेज, टेक्निकल लैंग्वेज से कई सारा फायदा है, एक तो प्रिसिशन, एफिशिएंसी, और जो है प्रोफेशनलिज्म। ठीक, अब और क्या है? ग्लोबलाइजेशन। क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अब यहां देखिए, प्रिसिशन मीन्स होता है परिशुद्धता। इट अलाउज फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विदाउट रूम फॉर एम्बिगिटी। ये कहता है कि क्लियर बोलो, है ना, स्पष्ट बोलो, उसमें खींच पीच करके मत बोलो। ठीक, और एफिशिएंसी, इट कन्वेज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सक्सेंटली। एफिशिएंसी जो होता है ये बताता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को विस्तार से बताओ, ठीक है, ताकि अगले को समझ में आ जाए। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म, है ना, देखिए कितना, इट डिमोन्स्ट्रेट्स एक्सपर्टाइज इन अ स्पेसिफिक फील्ड। ये जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टाइज को बताता है। ग्लोबलाइजेशन, इट एड्स इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड। बेनिफिट्स ऑफ द टेक्निकल ट्रांसलेशन क्या क्या है? एक्सेसिबिलिटी, कॉम्प्लायंस, मार्केट पेनिट्रेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्लियर स्ट्रक्चर। इसके बाद में देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश। टेक्निकल इंग्लिश का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो यहाँ, द एग्जैक्ट रूल्स ऑफ सिंप्लीफाइड टेक्निकल इंग्लिश आर लेड आउट इन द ASD STE 100 डिक्शनरी।
जो सिंप्लीफाइड टेक्निकल इंग्लिश का एग्जैक्ट रूल्स है वो किसके द्वारा है, ASD ST 100 डिक्शनरी के द्वारा। इन एसेंस दे कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, और ये कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। सेंटेंस शुड बी नो मोर देन 20 वर्ड्स फॉर प्रोसीजरल सेंटेंस, मतलब प्रोसीजरल सेंटेंस की बात किया जाए तो प्रोसीजरल सेंटेंस में 20 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 25 वर्ड्स लॉन्ग फॉर डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस या डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस के लिए 25 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ शुड कंटेन नो मोर देन 6 सेंटेंसेस, एक पैराग्राफ में 6 सेंटेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनी टाइप ऑफ स्लैंग और jargon शुड बी अवॉइडेड, किसी भी टाइप के स्लैंग या jargon को अवॉइड करना चाहिए टेक्निकल इंग्लिश में। एक्टिव वॉइस इज प्रिफरेबल, पैसिव वॉइस शुड बी अवॉइडेड, एक्टिव वॉइस प्रिफरेबल है, पैसिव वॉइस को अवॉइड करना चाहिए। सिक्वेंशियल सेंटेंस शुड बी रिटन इन सेपरेट सेंटेंस रेदर देन इन वन लॉन्ग रन ऑन सेंटेंसेस, एक लंबा सेंटेंस लिखने के बजाय छोटा छोटा सेंटेंस सीक्वेंस रूप से लिखना चाहिए। जीरेंट्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल शुड बी अवॉइडेड, जीरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना मतलब हटाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। आर्टिकल्स ए एन एंड द शुड बी यूज्ड वेरेवर पॉसिबल, आर्टिकल्स ए एंड द का यूज करना चाहिए जहां भी जरूरत लगे। और सिंपल वर्ब टेंसेज आर प्रेफरेबल, सिंपल वर्ब टेंसेज जैसे प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर का यूज किया जाना चाहिए। स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जाना चाहिए। क्लियर सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, है ना। टोन जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और फ्रूटल होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन डिटेल होना चाहिए। एनी इंस्ट्रक्शन शुड बी एज स्पेसिफिक और पॉसिबल टू अवॉइड, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को जो कि जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हो सके, है ना, उतना ही संभव, बाकी फालतू जैसे टू अवॉइड द स्प्रेड फॉर्म, विस्तारित रूप को अवॉइड करना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी को। 5 प्रिंसिपल्स फॉर टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग के लिए 5 प्रिंसिपल्स हैं। क्लियरिटी, एक्यूरेसी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कंसाइजनेस और कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी, इंश्योरिंग द इंफॉर्मेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्लैरिटी का मतलब ये चीज इंश्योर करना कि इंफॉर्मेशन जो है समझना बहुत आसान है। एक्यूरेसी, प्रोवाइडिंग फैक्चुअल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेसी का मतलब फैक्चुअल और करेक्ट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी का मतलब होगा मेकिंग श्योर द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड द मैसेज, मतलब ये मेक श्योर करना कि ऑडियंस तुम्हारा मैसेज समझ सकता है। कंसाइजनेस, डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, जो भी इंफॉर्मेशन को दिया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, कोशिश करो जितना ज़्यादा छोटा रहे उतनी अच्छा है। कंसिस्टेंसी, यूजिंग कंसिस्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मेट, कंसिस्टेंट टर्म्स और फॉर्मेट को यूज किया जाना चाहिए। अब देखिए लीगल इंग्लिश, बस थोड़ा सा और है। लीगल इंग्लिश इज द टाइप ऑफ इंग्लिश एज यूज्ड इन लीगल राइटिंग, लीगल इंग्लिश इंग्लिश की वो टाइप होती है जिनको लीगल राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स और जेनराज ऑफ लीगल राइटिंग, लीगल राइटिंग के डिफरेंट काइंड्स या जेनराज हैं। एकेडमिक लीगल राइटिंग एज इन लॉ, लॉ के रूप में एकेडमिक लीगल राइटिंग। जर्नल्स, जुडिशियल लीगल राइटिंग एज इन कोर्ट जजमेंट्स, और लेजिस्लेटिव लीगल राइटिंग एज इन लॉज, रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रीटाइज। इन जनरल a legal language is a formalized language based on logic rules पर based होना चाहिए, which differs from the ordinary natural language in vocabulary, morphology, syntax and semantics। और लीगल राइटिंग की जो लैंग्वेज होना चाहिए वो ऑर्डिनरी नेचुरल लैंग्वेज से वोकेबलरी में अलग होना चाहिए, मार्फोलॉजी, सिंटेक्स और सिमेटिक्स में, एज वेल एज अदर लिंग्विस्टिक फीचर्स एम्ड टू अचीव कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी, कंप्लीटनेस एंड साउंडनेस। हिस्टोरिकली, लीगलीज इज लैंग्वेज अ लॉयर माइट यूज, देखो जो लीगल इंग्लिश होती है वो जनरली लॉयर के द्वारा यूज की जाती है। इन ड्राफ्टिंग में अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीडिंग बट वुड नॉट यूज इन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन में यूज नहीं किया जाना चाहिए। फॉर दिस रीजन
traditional style of legal writing have been labeled reader unfriendly. Lawyers write must be clear. लॉयर्स को क्लियर लिखना चाहिए, करेक्ट सही से लिखना चाहिए, कंसाइज छोटा लिखना चाहिए, कंप्लीट लिखना चाहिए. These four as describe characteristics of good legal writing style in the United States. यूनाइटेड स्टेट्स में लॉयर के लिए ये है कि लॉयर को चार तरीके से कोई चीज लिखना चाहिए. एक तो क्लियर लिखना चाहिए, साफ सुथरा, करेक्ट लिखना चाहिए, सही लिखना चाहिए, कंसाइज मतलब छोटा लिखना चाहिए, कंप्लीट और पूरा लिखना चाहिए. Yes, sir. Legal English has particular relevance when applied to legal writing and drafting of written material, including legal documents, contracts, licenses, etc., court pleadings, summons, briefs, judgments, etc., laws, acts of parliament and subordinate legislative acts, case report, legal correspondences and digest letters. Legal English has traditionally been the preserve of lawyers from English speaking countries, especially the US, the UK, Ireland, Canada, Australia, New Zealand, Kenya, and South Africa, which have shared common law ट्रेडिशंस. अब यहाँ पर है बिजनेस इंग्लिश, ये लास्ट है आपका बिजनेस इंग्लिश. बिजनेस के लिए भी इंग्लिश की जरूरत है. बिजनेस के लिए एक स्पेशल इंग्लिश की नीड होती है जिसका नाम क्या है, बिजनेस इंग्लिश. बिजनेस इंग्लिश इज द टाइप ऑफ इंग्लिश. बिजनेस इंग्लिश इंग्लिश की वो प्रकार होती है यूज्ड इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, जिनको बिजनेस के लिए यूज किया जाता है. सच एज इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे इंटरनेशनल रूप से ट्रेड करने के लिए, पूरे देश से व्यापार करने के लिए, कॉमर्स के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, इंश्योरेंस में, बुकिंग में, कोई चीज बुक करवाना तब भी इंग्लिश, या कई सारे ऑफिस सेटिंग्स में. इट इंटेल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्लियरिटी, पार्टिकुलर वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स. इट फोकसेस ऑन क्लियर मोर डायरेक्ट लैंग्वेज. ये जो है क्लियर और डायरेक्ट लैंग्वेज पर फोकस करता है, विदाउट स्लैंग्स, किसी स्लैंग्स का यूज नहीं करता, ना ही इडियम्स, ना ही फ्रेजेस का, ना ही ग्रामेटिकल एरर्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखता है. इट आल्सो फोकसेस ऑन वोकैबुलरी फ्रेजेस, ये वोकैबुलरी फ्रेजेस पर भी फोकस करता है. एंड कम्युनिकेशन यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, और बिजनेस या प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो कम्युनिकेशन होता है उस पर भी जोर देता है. 6 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स हैं बिजनेस इंग्लिश को मेजर करने के लिए. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स आर कैटेगराइज्ड यूज्ड टू अंडरस्टैंड अ स्पीकर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन अ गिवन लैंग्वेज. मतलब ये 6 लेवल हैं लैंग्वेज को समझने के लिए, है ना. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स रिफर टू द स्पोकन एंड रिटन स्किल्स एंड जनरली रेंज फ्रॉम बिगनर टू एडवांस. जैसे देखो, A1 लेवल बिगनर के लिए जो एकदम शुरुआत कर रहे हैं, A2 लेवल एलिमेंट्री के लिए थोड़ा सा मीडियम में, है ना. B1 लेवल इंटरमीडिएट के, ठीक है, और B2 अपर इंटरमीडिएट, और C1 एडवांस लेवल है, और C2 प्रोफिशिएंट लेवल. ये CEFR के द्वारा है, CEFR के द्वारा है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज. CEFR, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज. ठीक है. These 6 level scale proposed by the CEFR is very similar to many other measure the language fluency. मतलब ये 6 लेवल स्केल हैं. अगर किसी भी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है तो 6 लेवल पर काम करना होगा. If you have C1 skills in the English language, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास C1 स्किल्स है, यू लाइकली हैव बिजनेस लेवल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो आपके पास बिजनेस लेवल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है. एम्प्लॉयज विद C1 लेवल इंग्लिश कैन कम्युनिकेट वेल. अगर कोई एम्प्लॉय जिनके पास C1 लेवल इंग्लिश की है नॉलेज, वो किसी भी क्लाइंट से अच्छे से बात कर सकते हैं. एंड को वर्कर्स, और किसी भी को वर्कर से, एंड आर एन एक्सीलेंट असिस्ट व्हेन डीलिंग विद द मल्टीलिंगुअल पार्टनर्स, या किसी से भी डील करना हो तो वो पीछे नहीं हटेंगे. विद फुल बिजनेस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यू विल बी एबल टू ऑब्टेन एवरीथिंग. अगर आपके पास फुल बिजनेस लेवल प्रोफिशिएंसी है तो आप हर चीज ऑब्टेन कर सकते हो इन इंग्लिश में, डेट यू वुड इन योर नेटिव लैंग्वेज. जैसा कि आप अपने नेटिव लैंग्वेज में करते हो बातचीत, वैसे ही इंग्लिश के साथ, इंक्लूडिंग टेक्निकल टर्म्स एंड डे टू डे जॉर्जन. ये
टेक्निकल टर्म्स और डे टू डे जॉर्जन को इंक्लूड करता है। क्लियर है?